नमस्कार, संस्कृति पीसेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। जैसे कि हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें बात करनी है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना क्या है, तो बीपीएससी का फाउंडेशन जो बैच है वो शुरू होने वाला है आपका कब से, 15 अक्टूबर से। यदि मैं फीस की बात करूं तो 50% आपको इसमें डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि मात्र 25,000 में अब यह कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप एक मुश्त या राशि नहीं जमा करना चाहते हैं तो 3 इंस्टॉलमेंट में भी आप इसे दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं कि कोर्स में क्या क्या शामिल है, तो 500 से अधिक घंटे की कक्षाएं होंगी, वैधता आपकी 1 वर्ष तक रहेगी, प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट और प्रत्येक विषय खंड के आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन पर वेबसाइट और नंबर शो हो रहे होंगे, आप इन पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हमें बातें करनी है। पहला है हमारा टेलीमानस, तो यह टेलीमानस क्या है इसको देखेंगे। दूसरा है बैक टू स्कूल कार्यक्रम, तो इसे कौन चला रहा है इसके बारे में बात करेंगे, क्या किस प्रकार यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय क्या है और कौन कौन से ऑपरेशन इस वर्ष सरकार ने किए हैं, इनके बारे में बात करेंगे। स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र, बैगा जनजाति समूह पीवीटीजी को आवास अधिकार मिला है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना के बारे में बात करेंगे, कौन चला रहा है, और अंत में हमारा आ जाएगा वंदन योजना। चलिए पहले शुरू करते हैं हम टेलीमानस से। क्या है टेलीमानस? टेलीमानस एक तरीके की मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है, यानी कि जो भी व्यक्ति मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, जो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, तो उसको सरकार ने संज्ञान में लिया है और उसके लिए अब एक हेल्पलाइन, एक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन जारी करी है। अब यह हेल्पलाइन क्या करेगी, तो जो भी व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहे होंगे उनके लिए हेल्पलाइन जारी करके उनका समाधान करेगी, उनकी काउंसलिंग करेगी, उनको समय समय पर रेफर करेगी कि आप यहाँ जाकर के इस तरह से अपने आप को हील कर सकते हैं, अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इसे अक्टूबर 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। तो किसने किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। यहाँ पे मंत्रालय आपका क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बताऊंगी। तो अब देख लेते हैं कि क्या इसके उद्देश्य हैं। तो लोगों को गुमनाम रहते हुए, यानी कि उनकी बिना पहचान उजागर किए उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के लिए उनको सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसका यह उद्देश्य है। साथ ही साथ विशेषज्ञ देखभाल और फॉलोअप के लिए समय समय पर रेफरल की सुविधा भी क्या कराएंगे, उनको प्रदान करेंगे। ये इसका उद्देश्य है। आगे मानसिक स्वास्थ्य देखभाल क्षमता और नेटवर्किंग को बढ़ावा देना है, यानी कि इस तरह का यदि कोई एक पेशेंट है और सरकार के पास क्या कर रहा है, हेल्प के लिए वो नंबर डायल कर रहा है, सरकार ने उसकी हेल्प करी, तो वो किसी और पेशेंट्स को भी बता सकता है कि मेरा जो डिप्रेशन था वो इस तरह से मैंने उसका समाधान किया है। वहां पर आपकी कोई पहचान भी उजागर नहीं करी जाती है, आप भी इसके लिए जा सकते हो। तो एक नेटवर्क भी बिल्ड होता जाएगा, यानी कि एक व्यक्ति को यदि फायदा हुआ है तो वो दूसरे तीसरे इन सबको इसके साथ जोड़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है, और सरकार के पास इनका डेटा भी उपलब्ध होता जाएगा। तो हम ये भी बता सकते हैं कि हमारे देश में इससे संबंधित कितने युवा हैं, महिलाएं हैं जो इसका सामना कर रही हैं, क्योंकि वर्तमान में जो मेंटल हेल्थ है वो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एज अ स्टूडेंट, एज अ फैमिली मेंबर, आप देखते हो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन में आकर के लोग बहुत बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। आप आए दिन सुनते हो कोटा में किसी छात्र ने आत्महत्या कर ली। तो इन सारी चीजों का समाधान के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। अभी हाल ही में एक उम्मीद नाम की गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि आपको अपने जो छात्र हैं उनके साथ कैसे पेश आना है, कैसे उनसे बातें करनी है, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान करना है। ठीक है, टेलीमानस प्रत्येक भारतीय राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं, भारत के जितने भी राज्य हैं और वहां की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनके लिए 24/7, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, 24/7 मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं यह दे रहा है, जो भी उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं राज्य की उनमें। अब इसके लिए एक टोल फ्री नंबर है, जो भी व्यक्ति यदि
इस समस्या से जूझ रहे हैं तो वह इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो टोल फ्री नंबर क्या है 14416 या आप 1008914416 के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आप किसी को ये रेफर भी कर सकते हैं यदि आप किसी को जानते हैं जो इस समस्या का सामना कर रहा है। ठीक है, तो यह था नंबर, यह था टेली माइनस के बारे में जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे आ जाते हैं, बैक टू स्कूल कार्यक्रम क्या है, तो इसको केरल बेसिकली किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केरल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो केरल कुटुंबश्री गरीबी उन्मूलन मिशन में नामांकित 46 लाख महिलाओं के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम शुरू किया गया है। ठीक है, कितनी महिलाएं हैं, 46 लाख महिलाएं हैं जो इस बैक टू स्कूल कार्यक्रम में क्या है हिस्सा लेने वाली हैं। अगले 2 महीने में डिजिटल युग को अपनाने पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 2000 से अधिक स्कूल सप्ताहांत पर खुलेंगे। सप्ताहांत यानी सप्ताह के अंत पर स्कूल खोले जाएंगे। 2000 से अधिक स्कूल बेसिकली आपके सैटरडे या संडे के टाइम। ठीक है, और यहाँ पर उनको क्या प्रदान किया जाएगा, तो डिजिटल शिक्षा यहाँ पर उनको बताया जाएगा कि उसका यूज कैसे करना है, कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाएगा, अन्य नॉलेजेस यहाँ पर दी जाएंगी डिजिटल युग से, यानी डिजिटली जो नॉलेज होती है वो इनको यहाँ पर प्रदान करी जाएंगी। ये इनका मोटो है बेसिकली। ठीक है, अब इसमें क्या है 46 महिलाएं आपकी शामिल हैं। आगे 46 लाख महिलाएं इसमें आपकी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना, घरेलू जो आय है उसमें बढ़ोतरी करना और मिशन के कामकाज को मजबूत करना है। ठीक है, या इनका मेन उद्देश्य है। कक्षाएं जो होंगी वो आपकी संगठनात्मक ताकत, सामुदायिक जीवन सुरक्षा और डिजिटल युग कौशल जैसे जो मुद्दे हैं, जो विषय हैं, उनको कवर करेंगी। इस उदाहरण का बेसिकली आप उपयोग कहाँ कर सकते हो, तो जब भी आपसे भारतीय समाज, सामाजिक न्याय, शासन, महिला सशक्तिकरण पर सवाल पूछा जाता है मेंस में, तो आप ये एग्जाम्पल का पूरी तरह से यूज कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे आ जाते हैं ऑपरेशन अजय, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। अभी आपको पता होगा इजराइल हमास वॉर चल रहा है। इजराइल में बहुत ही स्थिति जो है वो खराब चल रही है। बहुत सारे लोगों की आए दिन आप सुनते हो, इतने लोगों की हत्या कर दी गई, हॉस्टेजेस बना लिया गया इतने अमेरिकी लोगों को। भारतीयों को वापस लाने के लिए अब भारत क्या कर रहा है, तो यही है ऑपरेशन अजय। ठीक है, तो जो भी इजराइल में भारतीय हैं, भारतीय छात्र हैं या फिर वह वहां पे कार्य कर रहे हैं, वर्किंग है, तो जो भी इच्छुक लोग हैं जो इजराइल से भारत वापस आना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने यह ऑपरेशन चलाया है। चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हाल ही में जो तेल अवी की फ्लाइट्स थी वो रद्द कर दी गई एयर इंडिया के द्वारा। इसके बाद से ही यह मिशन जो है वो चलाया जा रहा है। चलिए अब देख लेते हैं, तो भारत ने इजराइल से लौटने वाले इच्छुक भारतीयों की वापसी के लिए क्या किया है, ऑपरेशन अजय चलाया है। जितने भी भारतीय नागरिक हैं जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। यह इस साल का दूसरा निकासी ऑपरेशन होने वाला है। इससे पहला कौन था, तो ज्ञात हो अप्रैल और मई में संघर्षग्रस्त सूडान से कई हजार भारतीय नागरिकों को ऑपरेशन कावेरी के तहत भारत वापस लाया गया था। तो इससे पहले कौन सा ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन कावेरी चला था, अप्रैल और मई में चला था, और इसमें भारतीय नागरिकों को कहां से लाया गया था, सूडान से लाया गया था। तो ये 2 ऑपरेशन आपने देख लिए। अजय किसके लिए चल रहा है, इजराइल के लिए, और वह किसके लिए चला था, सूडान के लिए। अब देख लेते हैं ऑपरेशन अजय क्यों चलाया जा रहा है। ऑपरेशन अजय में क्या क्या चीजें हैं, तो इसके तहत विशेष चार्टर्ड उड़ाने से संबंधित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही हैं। साथ ही साथ एयर इंडिया द्वारा दिल्ली तेल अवीव मार्ग पर अपनी सेवा निलंबित करने के पश्चात सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। हमास की जमीन, आसमान और समुद्री हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। ठीक है, जिसके पश्चात क्या हुआ कि इसने दक्षिणी लेबनान में जो हिजबुल समुदाय था इसको भी आकर्षित किया, जिसने इजराइल के उत्तरी क्षेत्र पर रॉकेट दागने चालू कर दिए। तो रॉकेट जो हैं अब इसके उत्तरी क्षेत्रों पर भी दागे जा रहे हैं, यानी कि इजराइल अब सिर्फ हमास हमला नहीं कर रहा है, अब इसमें लेबनान में हिजबुल्लाह जो है वो भी शामिल हो गया है। ठीक है, तो ये जो हिजबुल्लाह है इसने भी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। तो यही रीजन है जिसकी वजह से अब क्या है कि फ्लाइट्स भी बंद कर दी गई हैं और सरकार इसके लिए अब ऑपरेशन अजय चला रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो अभी ज्ञात हो कि मई में भारत ने इजराइल के लिए 42,000 देखभालकर्ताओं और श्रमिकों की भर्ती की।
अनुमति देने के लिए एक समझौते पर मुहर लगाई थी, यानी कि समझौता हुआ था कि 42,000 जो लोग हैं वो यहाँ से कार्य करने जाएंगे, कहाँ पर, इजराइल में। विभिन्न इजरायली विश्वविद्यालयों और संस्थानों में 900 से अधिक जो भारतीय छात्र हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इजराइल में बड़ी संख्या में व्यापारी, आईटी पेशेवर और घरेलू कर्मचारी देखभाल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इजरायली आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय मूल के यहूदियों का है, जिनकी पृष्ठभूमि की यदि मैं बात करूं तो कोच्चि, कोलकाता और कहां से हैं वे लोग, मुंबई से हैं, जो यहाँ पर निवास करते हैं, कहां पर, इजराइल में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहां पर रह रहे हैं, आपके इजराइल में रह रहे हैं, और जो इच्छुक हैं उनके लिए सरकार ये ऑपरेशन चला रही है। आगे आते हैं स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र। तो यह क्या है? भारत में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय ने विदेश व्यापार नीति 2030 के तहत स्वचालित स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक डिजिटल प्रणाली की शुरुआत करी है, इसलिए यह चर्चा में है। तो अब जिसको भी स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र लेना है वह टेक्निकली क्या है, आपका डिजिटल माध्यम से भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आईटी प्रणाली, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय माल निर्यातक इलेक्ट्रॉनिक डेटा और अन्य जोखिम मापदंडों के आधार पर निर्यातक मान्यता निर्धारित करेगी। ठीक है, तो यह इसका बेसिकली कार्य है जो यह करने वाली है। आगे देख लेते हैं स्टेटस होल्डर प्रमाण पत्र के बारे में। क्या है ये? तो स्टेटस होल्डर प्रमाणन कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय निर्यातकों की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ाता है। तो विश्वसनीयता बढ़ाता है, साथ ही साथ सरलीकृत प्रक्रियाओं और प्राथमिकता वाले कस्टम क्लियरेंस और कुछ आवश्यकताओं से छूट भी यह प्रदान करता है। इसके पास यह विशेषाधिकार होते हैं। ठीक है, तो यह था आपका स्टेटस होल्डर के बारे में। आगे देख लेते हैं लाभ क्या होने वाले हैं इसके। तो निर्यातकों को स्टेटस सर्टिफिकेट के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय आवेदन करने की अब आवश्यकता नहीं होगी, समाप्त हो गई है। वह अब यह क्या डिजिटल माध्यम से यह कार्य कर सकते हैं। नई प्रणाली प्रक्रिया को सरल बना देगी, क्योंकि अब प्रक्रिया पहले ज्यादा जटिल थी, अब इस प्रणाली के माध्यम से प्रक्रिया क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। अनुपालन बोझ को भी यह कम करेगा और साथ ही साथ सुलभ व्यापार प्रक्रिया को भी यह बढ़ावा देगा। ठीक है, तो यह बेसिकली इससे लाभ होने वाला है, जैसे ही इसको क्या कर दिया गया है, डिजिटलाइज कर दिया गया है। आगे देख लेते हैं बैगा जनजाति के बारे में। तो छत्तीसगढ़ में बैगा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTZ को आवास अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इनको अब आवास अधिकार प्रदान कर दिया गया है। कैसी ये जनजाति है? तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में यह आती है। आगे, जिससे यह राज्य में ऐसे अधिकार प्राप्त करने वाला दूसरा PVTG बन गया है, यानी कि इससे पहले एक और जनजाति है जिसको यह अधिकार मिला हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत में टोटल 75 आपकी PVTG में से केवल 3 को ही आवासीय अधिकार प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति को यह अधिकार मिला है। वहीं यदि मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में, तो पहले मिला था कमार जनजाति को और अब मिल गया है बैगा जनजाति को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आगे चल लेते हैं कि आप बहुत देर से ये PVTG सुन रहे थे। तो PVTG बेसिकली क्या है? तो PVTG विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह को कहते हैं। एक तो भारत में जो जनजाति है, लेकिन वो यह जनजाति जो नॉर्मल जनजाति है उससे ज्यादा असुरक्षित मानी जाती है, इसीलिए इसको विशिष्ट असुरक्षित जनजाति समूह में रखा गया है। तो यही है आपका क्या? PVTG। इन्हें नियमित अनुसूचित जनजातियों की तुलना में क्या माना जाता है? अधिक असुरक्षित माना जाता है। भारत सरकार ने 2006 में आदिम जनजाति समूहों जो क्या था, PTG था, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया था? PVTG कर दिया था। तो कब किया था? 2006 में किया था। डेबर आयोग ने 1973 में PTG श्रेणी क्या है बनाई थी। तो किसके द्वारा यह सर्वप्रथम श्रेणी बनाई गई थी? तो डेबर आयोग द्वारा बनाई गई थी 1973 में। बाद में सरकार ने 2006 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? PVTG कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब यह PVTG क्या है, जो काफी टाइम से चल रहा था। इसके बाद आते हैं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना। बताने की जरूरत नहीं है ये किस गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा अयोध्या, मेरठ, आगरा, सहारनपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और कानपुर के साथ आवास विकास परिषद वाले शहरों में क्या कर रहा है? ये टाउनशिप बसाने की अनुमति दे रहा है, यानी कि अब वहां पर क्या है? टाउनशिप मॉडल के तहत जो
आप देख रहे हो ये बिल्डिंगे हैं, ऐसे टाउन्स जो है वो बसाए जाएंगे। अब इसके लिए क्या कार्य करेगी गवर्नमेंट, किस प्रकार से उसने मॉडल तैयार किया है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण शहर प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इन सभी विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में 1680 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो बेसिकली इस योजना के लिए 1680 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वे जमीन अधिग्रहण करने के बाद आवासीय योजना लाएंगे। तो जब पहले जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, इसके पश्चात यह योजना वहां पर लागू होगी। अब इसके लिए खर्च जो होगा वो 50% क्या है, सरकार देगी, और 50%, और वो भी कब तक के लिए देगी, तो 50% अधिकतम 20 साल के लिए सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, और बाकी जो शेष पैसा होगा वो संबंधित विकास प्राधिकरण स्वयं इसमें इन्वेस्ट करेगा। यानी कि 50-50 पार्टनरशिप होने वाली है, किसके किसके बीच में, राज्य सरकार के बीच में और जो विकास प्राधिकरण है उसके मध्य में। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 20 साल तक यह पैसा देगी। आगे आ जाते हैं, वंदन योजना की बात करें तो वंदन योजना अगेन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी निकायों में जो भी सांस्कृतिक स्थल मौजूद हैं उनके लिए चलाई है। तो सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों के विकास के लिए वंदन योजना चलाई जा रही है। तो इससे संबंधित जो भी शहरों में है स्थल, यहाँ पर बेसिकली उनकी बात की जा रही है। ठीक, आगे आ जाते हैं, तो वहां पे करना क्या है, तो इस योजना के तहत इन स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जैसे कि लाइटिंग की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट, साफ सफाई, लिंक रोड, बेंच पेयजल की व्यवस्था, पेंटिंग, इंटरलॉकिंग, परिक्रमा पथ, घाटों का निर्माण एवं अन्य। तो ये सुविधाएं वहां पर क्या करना है, बेसिकली विकसित करना है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी कमेटी प्रत्येक वर्ष ऐसे 2-2 स्थलों का चयन करेगी और वहां पर जो जो चीजें और समस्याएं हैं उनको समाप्त करेगी, और सुविधाएं जैसे मैंने बताया कि पेयजल, लाइटिंग, बैठने के लिए बेंच बनाना है, परिक्रमा पथ बनाना है, तो इन सारी चीजों का वहां निर्माण करेगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वर्ष 2-2 स्थलों का चयन किया जाएगा। ठीक है, इस योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और इसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इन स्थलों के विकास के लिए। तो ये थी आज की न्यूज जो हमने चर्चा करी, लेकिन अंत में जैसे कि मैं डेली आपको एक क्वेश्चन देकर के जाती हूँ, तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTG हैं। बैगा जनजाति समूह आवास का अधिकार प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का तीसरा जनजाति समूह है। अब निम्नलिखित में से आप बताइए कि कौन से कथन सत्य हैं। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो बताइए ये कौन कौन से कथन सही होने वाले हैं जो ऊपर आपके दिए गए हैं। ठीक है, कमेंट में मेरे को बताना, आंसर जरूर करना भूलना नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपकी और कोई राय है, आप क्या चाहते हो करंट में, किस प्रकार से चाहते हो, मेंस से यदि संबंधित आप क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताएं कि क्या क्या आप इसमें और चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि मैं उनको इसमें ऐड कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।